अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक ऐसा ट्रक जिसने 8,500 किलोमीटर ट्रैवल करना था, लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं था कि ट्रक को इतना लंबा सफ़र कैसे करवाया जाए, बल्कि असल मसला तो ये था कि इस ट्रक में बर्फ़ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक रखा गया था, जिसको अफ्रीका के आग बरसाने वाले सहरा से सही सलामत गुजारना था। यानी जिस सहरा में बर्फ़ तो क्या, लोहा भी नरम पड़ जाता है, इस सहरा में इस ट्रक को सही सलामत गुजारना था। यानी इस सहरा में इस ट्रक को पूरे 10 दिन गुजारने थे, लेकिन चैलेंज ये था कि किसी भी हालत में बर्फ़ पिघलने ना पाए, और वो भी बग़ैर किसी रेफ्रिजरेटर के। दोस्तों, ये बात है 1959 की, जब पूरी दुनिया की अटेंशन एक आइस ब्लॉक ने घेर रखी थी। ये आइस ब्लॉक 3050 किलोग्राम वज़नी था और इसको दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना था, और वो भी बग़ैर किसी रेफ्रिजरेटर के। इसका स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्वे का शहर मो ई राना था और इसका एंडिंग पॉइंट था लिब्रविल, जो कि अफ्रीका का एक शहर है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था और इस ब्लॉक को इतना दूर क्यों ले जाया जा रहा था? असल में ये मामला शुरू हुआ था 1 साल पहले, यानी 1958 में। लक्समबर्ग यूरोप का एक मुल्क है जहां से एक फेमस रेडियो स्टेशन चलाया जाता था। ये रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट रेडियो लक्समबर्ग के नाम से पूरी दुनिया में फेमस था। इस रेडियो स्टेशन की तरफ से एक अनोखा चैलेंज पेश किया गया। रेडियो स्टेशन की तरफ से सारे सुनने वालों के लिए एक चैलेंज रखा गया, और वो चैलेंज ये था कि अगर कोई भी आदमी 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लेकर जाएगा तो उसको एक बहुत भारी इनाम दिया जाएगा। रेडियो लक्समबर्ग की तरफ से ये डिसाइड किया गया था कि 3 टन वजनी आइस ब्लॉक के बदले $48 मिलियन बनते हैं, जो कि वाकई एक बहुत भारी इनाम है। लेकिन इस चैलेंज के कुछ रूल्स भी थे। पहला रूल तो ये था कि ये आइस ब्लॉक एक पीस में लेकर जाया जाएगा। दूसरा रूल ये था कि इसको बाय रोड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और तीसरा और सबसे मुश्किल रूल ये था कि चैलेंज को पूरा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रेडियो लक्समबर्ग ने इतना भारी इनाम इसी वजह से रखा था क्योंकि इनको अच्छी तरह मालूम था कि इतना बड़ा आइस ब्लॉक आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लाना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं, बल्कि ये सफ़र पूरे 8,500 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 2,500 किलोमीटर अफ्रीका का वो सहरा है जहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यानी बर्फ़ जो फ्रीज़र से निकलते ही पिघल जाती है, वो भला इस हफ्ते लंबे सफ़र में सही सलामत कैसे मंजिल तक पहुँच पाएगी। रेडियो लक्समबर्ग ने ये चैलेंज तो दे दिया, लेकिन यही चैलेंज इनको किस मुश्किल में फंसा देगा, इसका इनको अंदाज़ा भी नहीं था। दोस्तों, ये चैलेंज रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने के कई महीनों तक किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर बर्गर नाटविक नामी एक शख्स ने ऐलान किया कि वो ये चैलेंज कबूल करने को तैयार है। बर्गर नाटविक, जो कि नॉर्वे में एक इंसुलेशन कंपनी ग्लासफोर्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसका मानना था कि इसकी कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है, इसको इस्तेमाल करके ये चैलेंज आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर बर्गर नाटविक ये चैलेंज पूरा करने में कामयाब हो गया तो वो उसकी कंपनी ग्लासफोर्ड और उसके एम्प्लॉइज़ के लिए काफ़ी सारी दौलत इकट्ठी कर सकेगा। पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि एक शख्स ने रेडियो लक्समबर्ग का आइस ब्लॉक चैलेंज कबूल कर लिया है, और इस काम को अंजाम देने के लिए नाटविक ने एक टीम बनाई और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में नाटविक के चर्चे होने लगे। आइस ब्लॉक चैलेंज को पूरा करने के लिए अभी तक जो भी कोशिशें की गई थीं, वो जब रेडियो लक्समबर्ग को मालूम पड़ी तो उनको एक बहुत बड़ी रकम खोने का डर लग गया, और डर के मारे उन्होंने अपनी ये ऑफ़र वापस ले ली, क्योंकि इससे ग्लासफोर्ड कंपनी के डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके थे। इसी वजह से रेडियो लक्समबर्ग ने अपनी ऑफ़र ख़त्म कर दी। इसके बावजूद भी नाटविक ने ये चैलेंज पूरा करने की ठान ली थी। इनका मानना था कि अगर इनको पैसे ना भी मिलें तब भी वो ये चैलेंज पूरा करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से इनकी कंपनी की पब्लिसिटी में इजाफा हो गया था। ये चैलेंज अब स्टार्ट करने का वक्त आ गया। ये फैसला हो चुका था कि इस ब्लॉक को नॉर्वे के शहर मो ई राना से अफ्रीका में
लिबरविलर तक ले जाया जाएगा। इस ब्लॉक को डेनमार्क, नेदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को के बाद अल्जीरिया के सहरा से गुजार कर गैबून तक लाया जाएगा। नेटविक की टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर, एक ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन भी शामिल थे। उन्होंने 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को ग्लेशियर से काटने का फैसला किया, लेकिन इतना बड़ा आइस ब्लॉक एक ही साथ उठाना काफ़ी मुश्किल था। इसीलिए 200 किलोग्राम के ब्लॉक्स को काटकर हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे भेजा गया और उनकी मेहनत को काफ़ी ज़्यादा मीडिया अटेंशन भी मिल रही थी। और इसी वजह से कई कंपनीज ने नाटविक के इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इनको स्पॉन्सर्स करना भी शुरू कर दिया। शेल ने फ्यूल की जिम्मेदारी उठाई और स्कीनिया ने इनको ट्रक दिया जिसमें ये आइस ब्लॉक रखा जाना था। 200 किलो के ब्लॉक को ग्लेशियर से नीचे लाकर दोबारा फ्रीज किया गया और 3050 किलो का एक सिंगल ब्लॉक बनाया गया। ये ब्लॉक एक खास कंटेनर में डालकर ट्रक में लोड किया गया था, जिसकी साइडों पर एक खास गिलास से इसकी इंसुलेशन की गई। अच्छी तरह इंसुलेशन करने के बाद 22 फरवरी 1959 को आखिरकार ये अनोखा सफ़र शुरू हो गया। शुरुआत का सफ़र तो काफ़ी ज़्यादा आसान था क्योंकि इन इलाकों में मौसम भी काफ़ी खुशगवार था और रोड्स भी ठीक ठाक थीं। क्योंकि ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, इसी वजह से इसका ट्रक और इसका क्रू जिस जगह से भी गुजरते वहाँ के लोग इनका इस्तकबाल करते और नारे लगाकर इनका हौसला बढ़ाते। जैसे जैसे इनका सफ़र बढ़ता जा रहा था, इनकी पब्लिसिटी में मज़ीद इजाफा होता जा रहा था। जब ये ट्रक पेरिस से गुजर रहा था तो इनको वहाँ की पुलिस ने भीड़ वाले इलाकों से गुजरने के लिए ख़ास प्रोटोकॉल भी दिया। यहाँ तक कि पेरिस के मेयर ने क्रू की दावत भी की थी। इस सफ़र को एक हफ्ता गुजर चुका था। क्रेन की मदद से इस ट्रक को शिप पर रखा गया क्योंकि अब इनको समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार करना था। समंदर के दूसरे हिस्से पहुंचने पर कंडीशन बिल्कुल ही अलग हो चुकी थी। ट्रक अब अफ्रीका की सरजमीन पर आ चुका था, जहां दिन के टाइम पर गर्मी इंतहाई शदीद थी। ना सिर्फ आइस ब्लॉक के पिघलने का खतरा था, बल्कि गर्म रेत पर सफ़र करने से ट्रक के इंजन को भी खतरा था और इसके साथ साथ क्रू मेंबर्स की तबीयत बिगड़ने का भी खौफ मंडला रहा था। इन सारे खतरों के अलावा ट्रक को सिक्योरिटी थ्रेट्स भी मौजूद थीं क्योंकि जिस सहरा से वो लोग गुजर रहे थे, इस इलाके में जंग चल रही थी और फ्रीडम फाइटर्स के लोग पहाड़ों में ही छुपे होते थे। वो लोग अपनी बातें मनवाने के लिए ट्रक और इसके क्रू को होस्टेज भी बना सकते थे। तो फिर इस खतरे से निपटने के लिए फ्रेंच फॉरेन लोगों ने ट्रक और इनके क्रू को सहारा के कुछ एरियाज़ में सिक्योरिटी दी और इनको ख़ास इंस्ट्रक्शंस दी कि कम से कम स्टॉप लेकर इनको इस सहरा से गुजरना है। लेकिन क्योंकि इस सहरा में प्रॉपर रोड्स नहीं थे, इसी वजह से ट्रक बार बार रेत में फंस जाता था। इनको मंजिल तक पहुंचने की जितनी ज़्यादा जल्दी थी, उतना ही ज़्यादा इनके रास्ते में मुश्किलात आ रही थी। हर मर्तबा जब ट्रक फंस जाता तो इसको रेत से निकालने में क्रू के घंटों लग जाते थे। दुनिया के सबसे महंगे आइस ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट करने का ये मिशन अब इनके गले में आ चुका था। एक तरफ फ्रीडम फाइटर्स का खौफ था और दूसरी तरफ क्रू की हालत ख़राब कर रखी थी और सोने पे सुहागा इस गर्मी ने ट्रक के अंदर मौजूद ब्लॉक को मेल्ट करना शुरू कर दिया था। अगर क्रू यहाँ फंस गया तो ना ही इनका मिशन पूरा हो सकेगा और ना ही हज़ारों मील से दूर निकाली गई बर्फ़ पहुँच सकेगी। सहरा से गुजरने वाले मुसाफिरों के जानवरों को उन्होंने पिघलने वाली बर्फ़ का पानी भी पिलाया, जो कि असल में दुनिया का सबसे महंगा तरीन पानी था। कई रातें उन्होंने रेत पर ही स्लीपिंग बैग बिछाकर गुजारी और आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात को फेस करते हुए मंजिल की तरफ बढ़ते गए। आखिरकार सहरा को पीछे छोड़ने में वो कामयाब हो ही गए और अब इनकी मंजिल काफ़ी ज़्यादा करीब थी। पूरे 28 दिनों के सफ़र के बाद ट्रक, क्रू और बचा हुआ आइस ब्लॉक लिबरवेल पहुंचने में कामयाब हो गया था। लिबरवेल पहुंचने पर इनका भरपूर इस्तकबाल किया गया, लेकिन सबको सिर्फ एक ही बात जाननी थी कि 28 दिनों के सफ़र के बाद और मुश्किल तरीन कंडीशंस से गुजरने के बाद आखिर कंटेनर में कितनी बर्फ़ बची है। हैरत अंगेज़ तौर पर जब ट्रक का कंटेनर खोला गया तो इसके अंदर का मंजर देखकर यकीन करना काफ़ी मुश्किल था। जी हाँ,
ناروے سے نکلتے وقت آئس بلاک 3050 کلو گرام تھا، لیکن پورے 28 دنوں کے مشکل ترین سفر کے بعد حیرت انگیز طور پر آئس بلاک کا وزن 2714 کلو گرام تھا، یعنی صرف 336 کلو گرام آئس راستے میں پگھل چکی تھی اور باقی سارا آئس بلاک ایک پیس میں موجود تھا۔ بے شک ریڈیو لگزمبرگ اپنی آفر سے پیچھے ہٹ چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ چیلنج پوری طرح کامیاب ہوا اور یہ برف توڑ کر گیبون کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کی گئی تھی جنہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی برف نہیں دیکھی تھی۔ نارٹوک اور ان کی کمپنی کو کیش ریوارڈ اس وقت تو نہیں ملا، لیکن ان کی کمپنی کی سیلز پر 4 چاند لگا دیے تھے۔ گلاس فورٹ آج بھی گلاوا کے نام سے آئسولیشن مٹیریل بناتی ہے اور 1959 سے ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔